वेलकम सभी का। सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा संख्या कल सेकेंड सेशन में तो ठीक था, थर्ड सेशन में फिर कम हो गया। सेकेंड सेशन में सब लोग थोड़ा फ्री रहते हैं इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं। कितने लोग आए हैं अभी? आवाज आ रही है ना? हाँ सर, क्लियर है। 5 मिनट वेट कर लेते हैं। 12:05 तक हम स्टार्ट कर देंगे। कुंदन जी आप लोग के बीच में आ गए हैं, सीनियर एसओ SNW। बहुत बहुमूल्य समय निकाल के आए हैं। आज ट्रैफिक अकाउंट्स बिल्डिंग बंद है सैनिटाइजेशन के लिए, लेकिन आप लोग के चलते ही देखिए हम लोग आए हैं। हम लोग का IT सेंटर खोला गया स्पेशली आप लोग के चलते ही कि भाई वो करना है, फिर हो नहीं पाएगा मोबाइल से, फिर कहाँ से कैसे होगा। इसलिए स्पेशल आप लोग के थैंक यू लिए हम सर। लोग डिवोशन के साथ काम कर रहे हैं। आप लोग को डिवोशन के साथ स्टडी करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ, और थोड़ा कमी कमी बेसी तो चलता रहता है, लेकिन उसी में है अपना एक कुछ नहीं मिले तो कम से कम इन्वायरमेंट तो मिल ही रहा है ना। हम लोग को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, साथ में एक जगह जुड़ रहे हैं, पढ़ने का जिज्ञासा बना हुआ है। हो सकता है कि मान लें पढ़ने का थोड़ा कम ज्यादा रहे, लेकिन उसमें कुछ वही। चलिए 18 लोग हो गए हैं। 5 मिनट का 12:05 तक हम लोग देख लिए। लेट्स स्टार्ट। तो वेलकम सर का, कुंदन सर का। और कुंदन सर का SNW के बहुत अच्छे ये हैं, बहुत नॉलेज भी है इनको। एक बार स्टार्ट कर किया जाए, सर को दे रहे हैं। सर, कुंदन सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप सब लोगों को बुक कीपिंग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। तो किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि उस एग्जाम का पैटर्न जानना। जैसे कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में अगर जानकारी रहेगी तो आप आसानी से उसके बारे में प्रिपरेशन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबों को मालूम होगा कि हमारा जो अपेंडिक्स 2A का एग्जाम होता है उसमें बुक कीपिंग का क्वेश्चन किस तरह से आता है, शायद आप सभी को मालूम भी हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देना चाहता हूँ किस तरह का आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो पिछले साल का है, हमारे 2020 का क्वेश्चन जो इसी आता है, उसको हम थोड़ा बताना चाहेंगे आपको। तो उसमें 8 क्वेश्चन आए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन होता है बैलेंस शीट। जानते होंगे जिसमें बहुत सारा चीज बनाना पड़ता है। किसी किसी में डायरेक्ट बैलेंस शीट पूछता है, और कभी कभी जैसे पिछले साल पूछा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, उसके बाद बैलेंस शीट मिलाना। ये 3 क्वेश्चन पिछले बार आया था। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आया था जो थियोरेटिकल क्वेश्चन था, लिखने वाला क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन आएगा था, भी थियोरेटिकल था। और चौथा क्वेश्चन आया था जो भी थ्योरेटिकल था। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए, मतलब वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। और बाकी 2-3 क्वेश्चन और आए थे, जिसमें थे शॉर्ट नोट्स और डिस्टिंग्विश बिटवीन, अंतर करना। तो कुल मिला के 8 क्वेश्चन आए थे पिछले साल। और 8 क्वेश्चन में जैसा कि बताया हमने कि 2 क्वेश्चन थे प्रैक्टिकल के, और बाकी 6 क्वेश्चन थे जो थ्योरेटिकल थे, जो आपको याद करना पड़ेगा। उसे याद करके उसको लिखना है। और बाकी जो 2 क्वेश्चन है उसको आपको तैयारी करनी पड़ेगी, उसको प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। जैसे बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट कितना भी कोई बता दे आपको कि इसमें ये एंट्री होता है, क्रेडिट में ये एंट्री होता है, डेबिट में ये एंट्री होता है, उससे आपका क्लियर नहीं होगा। उसको उसके लिए आपको उस बैलेंस शीट को बनाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा का मतलब कम से कम 1 बैलेंस शीट या 2 बैलेंस शीट दिन भर में तो बनना ही चाहिए। उसी तरह आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आता है, उसको भी कम से कम 1 या 2 बनाना पड़ेगा। तो
जैसा मैंने बताया कि 8 क्वेश्चन आया, 2 आपका प्रैक्टिकल आया और बाकी 6 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे और सभी का अंक बराबर होता है, मतलब कि 20-20 अंक का सब क्वेश्चन होता है। 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ता है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोग को ना? हेलो? यस तो सर, यस सर। ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं और 2 प्रैक्टिकल आते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तैयारी करना चाहिए, उसको ऑलवेज डेली उसको आप लोग प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन होता क्या है एग्जाम में कभी-कभी कि कुछ कभी-कभी क्लिष्ट क्वेश्चन आता है, वो टफ क्वेश्चन आ जाता है प्रैक्टिकल में। और कभी-कभी क्या होता है कि आप जानते रहते हैं सब, किसी समय के अभाव में या किसी कोई एक गलती करने के कारण आपका बैलेंस शीट नहीं मिल पाता है या आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं मिल पाता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? चूंकि 20 और 20 40 नंबर का क्वेश्चन तो वही तो प्रैक्टिकल रहता है और बाकी 60 नंबर का थ्योरेटिकल रहता है। तो इसके लिए एक उपाय है, माने एक तैयारी करने का तरीका है कि उसको जिस माने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर मेरा नंबर कम आता है तो उसको कैसे भरपाई करेंगे जिससे कि हम कम से कम पास तो कर जाए, माने 45 मार्क्स मेरा आ जाए। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि 2 चीज पर कमांड होना बहुत जरूरी है। जैसे शॉर्ट नोट्स भी 20 नंबर्स का आता है, जिसमें 5 या 6 आता है, जैसे पिछले सब 6 आया था, उसमें से आपको 4 का जवाब देना है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, माने अंतर करना, 2 चीज 2 बता देगा, 2 टर्म्स बताएगा आपको, उसके बीच अंतर करना है, तो वो भी आता है 6, उसमें से 4 का जवाब देना है। सबका बराबर होता है, 5-5 नंबर का आता है। तो अगर इन दोनों पर आप कमांड कर लेंगे, जैसे शॉर्ट नोट्स पे और डिस्टिंग्विश बिटवीन पे, तो ये दोनों 40 नंबर का है और आप ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा उसमें। इसमें मोटा मोटी 40 से 50 क्वेश्चन दोनों में रहता है। अगर आप उसको केवल मतलब कंप्लीट कर लेंगे तो आपका 40 में से मिनिमम भी अगर मतलब किसी तरह से अगर काटेगा भी, अगर एग्जामिनर काटते भी है नंबर, तो 30 से 35 नंबर आपको आराम से आ जाएंगे। तो 30 नंबर्स का तो इधर से हो गया और आप बैलेंस शीट का तैयारी कर ही रहे हैं, तो बैलेंस शीट का तैयारी से तो आपको मिलेगा। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन आता है बैलेंस शीट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और वो अनिवार्य रहता है, कंपल्सरी रहता है, उसको बनाना ही पड़ेगा। तो बनाएंगे, तो बना ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट आपका नहीं मिलेगा तो उसके बाद आपका नंबर 0 कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको जो एंट्री होता है उसमें डेबिट क्रेडिट का जो एंट्री करेंगे उस पे भी नंबर देते हैं, एग्जामिनर मिलता है। तो लेकिन अगर आपका बैलेंस शीट नहीं मिलेगा तो 20 नंबर्स नहीं मिल सकते हैं या ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, 10 नंबर 15 नंबर मिल सकता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन भी गलती होता है तब भी आपको 2 नंबर 4 नंबर एंट्री में मिल जाता है। तो इधर से अगर 15-20 नंबर आ गया और 20-30 नंबर उधर से आ गया तो इजिली आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके लिए आपको टेंशन नहीं होगा बुक कीपिंग के लिए। दूसरी बात कि बुक कीपिंग का जो एग्जाम है, जिस तरह का पैटर्न है हमारे रेल में अभी जो हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, भविष्य में आपको बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि जो वर्किंग आप लोग सब लोग वर्किंग कर रहे हैं, देखे होंगे कि आपको बैलेंस शीट जो भी बुक कीपिंग का सिलेबस है उसका कोई ज्यादा हमारे डे बाई डे वर्किंग जो होता है हम लोग करते हैं उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस पर फोकस तो करेंगे क्योंकि हमको पास करना है, लेकिन ज्यादा फोकस हम लोग करेंगे जीआरपी पे, क्योंकि जीआरपी का जो सिलेबस है काफी वास्ट है और उस पर आप लोग बहुत ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को। तो इसके लिए हम आज आप लोग को बताना चाहते हैं कि हम कुछ शॉर्ट नोट्स लाए हैं आपके लिए, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग अगर इतना भी शॉर्ट नोट्स अगर आप लोग अगर उसको कवर कर लेते हैं, एक बार उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, कुछ याद कर लेते हैं, क्योंकि याद ही करना ही है, इसमें कुछ थोड़ा समझना है, कुछ याद करना है। अगर याद कर लेंगे तो आपका 30 से 35 मार्क्स इजिली आ जाएगा, आपको उसमें कोई टेंशन नहीं होगा उसके लिए। तो इधर आ जाएगा और उधर आपका दबाव जो है उसके बाद जो है आपका बैलेंस शीट और जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे कम होगा। इससे अगर उसमें अगर गलती भी होता है, ऐसे तो आप लोग ग्रेजुएट है और काफी टैलेंटेड है और आरआर भी से आए हैं, तो इसमें ऐसा होगा कि बहुत से लोग बीकॉम भी करके आए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर सेफ साइड के लिए बता रहा हूँ, अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इजिली यहाँ से क्वालिफाई कर सकते हैं बुक कीपिंग एग्जाम। क्लियर है मेरी बात? हेलो ओके हेलो सर। हेलो। ठीक है, समझ मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। तो ये क्लियर हुआ। तो इससे अब आपको कुछ हम शॉर्ट नोट बताएंगे। बुक्स में आपके जो भी बुक कीपिंग का होगा उसमें ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ शॉर्ट नोट्स आपको लिखवा दें, मैंने उसका केवल क्वेश्चन लिखवा दें, और अगर टाइम बचता है आज के डेट में तो आप उसको हम क्लियर भी कर सकते हैं। क्या करें?
हेलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ, कोई आप लोग कभी कभी बोलते रहिए, लगता है कि कोई नहीं सुन रहा है। ओके सर। नहीं सर, बहुत बढ़िया सर, सुन रहे हैं ठीक है सब। ठीक है, धन्यवाद। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपको बताएं जो इम्पोर्टेंट है, जो पिछले 5 या 7 साल के जो अपेंडिक्स 2A का एग्जाम हुआ उसमें ऑलवेज आता है। और एक और बात, अभी जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपेंडिक्स 2A का, ये आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी जो आप तैयारी करेंगे, अभी जो पढ़ेंगे, वो आपको आगे अपेंडिक्स 2 के अलावा अपेंडिक्स 3A में भी काम करता है। जो जैसे हम लोग भी, आप ही लोग की तरह जेईई में ज्वाइन किए थे, पहले हम लोग अपेंडिक्स 2A का एग्जाम क्वालिफाई किए, उसके अपेंडिक्स 3A का एग्जाम क्वालिफाई। तो सारा जो अपेंडिक्स 2A में जो पढ़ा जाता है, करीब करीब वही अपेंडिक्स 3A में ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा उसका रूप थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन आपका पढ़ाई इसी पे सारा बेस है। अपेंडिक्स 3A भी क्वालिफाई करना इसी पे बेस है, इसलिए इस पे ध्यान देना है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस आप लोग लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं तो इसे तो बाद में इसको हम शेयर भी कर देंगे। जो बात काफी इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्षों में आया है ये ऑलवेज शॉर्ट नोट्स में। तो मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, लिख सकते हो लिखिएगा, नहीं तो फिर जैसा आप लोग समझे। ठीक है, ओके ओके ठीक ओके है। सर। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं शेष परीक्षण या तलपट, किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में? हेलो, कोई बताएंगे, किसी को आइडिया है ट्रायल बैलेंस के बारे में? हम आप ही बताइए सर, हम लोग लिखते हैं। अच्छा ठीक, तो मैं बता रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस को हिंदी में बोलते हैं शेष परीक्षण या तलपट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो शेष सर हमको परीक्षण पता या है। हेलो, हाँ हाँ, तो शेष परीक्षण या तलपट लिख लिया आप लोग? जी सर, आप बताइए, हम लोग लिखते हैं। जी ठीक है, शेष परीक्षण या तलपट एक निश्चित समय पर तैयार किए जाने वाला ऐसा विवरण मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है, ठीक है, बोलिए सर। अगर अगर आप लिखना चाहें तो बोल दें, हम केवल क्वेश्चन लिख बता देंगे आपको, आप लोग लिख मैंने उसका जवाब बुक में होगा, जैसा आप लोग जी समझे। लिखिए सर, सिर्फ बताएं? क्वेश्चन बता, लिखाना संभव नहीं बता है। दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हेलो बता दो, सर। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर सर, अगर आएगा तो एक हाथ पे डिस्कस भी कर सर, लेंगे, हेलो। ठीक है ना? हाँ हाँ, सर ट्रायल बैलेंस के बारे में कुछ बोले? आप बोलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बताइए। यस सर। बोलिए बोलिए। यस सर, ट्रायल बैलेंस मतलब हिंदी में उसको बोलता है कि तलपट। यस, वेरी गुड। ये बेसिकली जो होता है ना कि लेजर बुक में जितने खातों का समावेशन होता है, उन सारे खातों का समावेशन ट्रायल बैलेंस में एक स्थान पर किया जाता है, और एक स्थान पर कर कर उनको उसकी मैथमेटिकल, उसकी जो प्योरिटी है, गणितीय शुद्धता है, उसकी जांच की जाती है। और यदि ट्रायल बैलेंस में उसकी जांच मिल जाती है तो उससे यह प्रूफ हो जाता है कि ट्रायल बैलेंस में जो डाटा का लेखा किया गया है वो फाइनली वो शुद्ध है, और लेजर बुक में भी जो डाटा का समावेशन किया गया था उसमें कोई गणितीय रूप से कोई अशुद्धि नहीं है। बेसिकली ट्रायल बैलेंस का यही काम है। बिल्कुल बिल्कुल सही, यही यही है। इसका 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि गणितीय शुद्धता की जांच करना, कि कोई भी हम लोग कैलकुलेशन जो किए, जितना भी हम लोग अकाउंटिंग
जो भी उसमें लिखे हैं उसकी गणितीय शुद्धता माने कैलकुलेशन उसका सही है कि नहीं, पहला। और दूसरा यह है कि जितना भी लेन देन की पोस्टिंग की गई है उसका इसमें हो गया है कि नहीं, इसकी जांच करना। तो इसका मेजर आवाज नहीं आ रही सर। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी बात। हाँ अब आ रही है। तो एक बार हम बोल भी देते हैं इसको, आपने बहुत सही बताया, वही बताया जो मैं बोलूंगा आपको, लेकिन फिर एक बार आप लिख लीजिए। शेष परीक्षण या तलपट एक निश्चित समय पर तैयार किए जाने वाला ऐसा विवरण है जिसमें खाता बही में लिखे गए समस्त खातों को एक स्थान पर लिखकर उनकी गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। तलपट के मिल जाने से यह प्रमाणित होता है कि प्रत्येक लेन देन के दोनों रूपों की पोस्टिंग, दोनों रूपों मतलब डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक से समझे, दोनों रूपों की पोस्टिंग यानी खतौनी हिंदी में बोल सकते हैं, हो चुकी है और खाता बही में कोई गणित संबंधित यानी कैलकुलेशन संबंधित कोई अशुद्धि नहीं। क्लियर हो गया ट्रायल बैलेंस? अगर ये क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स पक्का, अगर 5 मार्क्स का आएगा तो 4 नंबर अगर ऐसा लिख दीजिएगा, 4 से 4.5 नंबर पक्का आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं सर फिर से एक बार फिर से बोले। ठीक है, एक्सक्यूज में, ऐसा है कि ये वीडियो अपलोड हो रहा है, एक बार इनको लेक्चर देने दीजिए, आप बार बार इसको रिप्ले करके इसको ये कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। यूट्यूब पर भी है, वेबसाइट पर उसका लिंक दिया जा रहा है। क्लास ठीक है, और क्वेश्चन बता दें, फिर टाइम मिलेगा बता भी देंगे फिर दोबारा। ओके, दूसरा होता है डाउटफुल डेब्ट्स, दूसरा इंपॉर्टेंट है, जिसको संदिग्ध व बट्टे खाते के ऋण हिंदी में बोला जाता है उसको। आप लोग लिख लें इसको। दूसरा क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट नोट का क्वेश्चन अभी लिखवा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है डाउटफुल डेब्ट्स, संदिग्ध और बट्टे खाते के ऋण, इसको लिख लें आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है कैश बुक, रोकर बही, सबको डिस्कस करेंगे बाद में, पहले लिखवा देते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, लिखवा कर उसको डिस्कस भी करेंगे। चौथा है जर्नल, जिसको बोलते हैं रोज नामचा। ओके है। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जिसको बोला जाता है बिल प्राप्य लेखा। इसके बारे में थोड़ा हम बताना चाहेंगे आप लोग को, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल प्राप्य लेखा हिंदी में इसको बोला जाता है, तो इसके बारे में बताना चाह रहे हैं आपको। अगर कोई जानता है तो बताएंगे, पहले हम बता देते हैं उसके बाद। बिल प्राप्य लेखा व्यापारी को यह बताता है कि उसे दूसरे व्यक्तियों से विनिमय पत्रों की कितनी राशि और कब प्राप्त करना, कितना राशि और कितना और किस डेट में प्राप्त करनी, कितनी राशि प्राप्त करनी है और किस डेट में प्राप्त करनी, इसी का। और ये हमेशा डेबिट शेष ही बताता है, मतलब आपका जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें ऑलवेज ये डेबिट में रहेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये भी आपका क्वेश्चन तैयार हो रहा है, अगर आप कभी बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका डेबिट शेष किसी भी समय बिल प्राप्त बही में दिखाए गए प्राप्त बिलों की राशि से मिलान करना चाहिए। समझ गए? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आप जो ये डेफिनेशन दिए बिल्स रिसीवेबल का, कि यह एक व्यापारी को यह बतलाता है कि दूसरे व्यक्तियों से विनिमय पत्र की कितनी राशि उससे लेनी है और कब लेनी है। तो सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि विनिमय पत्र मीन्स क्या होता है सर? मैंने जो हम लोग उसको मैंने क्या बोलते हैं, जो हम लोग इंडेंट करीब है उसको हम लोग जो देते हैं, जो प्राप्ति हमसे होने वाली है, जो ग्राहक और व्यापारी के बीच अग्रिम हुआ है। हाँ वही हुआ। तो उनकी उसको कितना प्राप्त करना है, जो हम लोग बेचे हैं उसको सामान, चाहे जो उससे लिए, उसका कितना राशि हमको उससे प्राप्त करना है, वही विनिमय पत्र हुआ। हेलो, यस सर।
कोई दो लोग अगल बगल में है वो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। म्यूट कर दीजिए, बाकी को म्यूट हो जाइए। दूसरा क्वेश्चन है बैड डेब्ट्स, अशोध ऋण या अप्राप्य ऋण। प्रायः व्यापार में माल उधार भेजा जाता है, जिन्हें माल उधार भेजा जाता है वह व्यापार के ऋणी कहलाते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग देंगे भाई, उधार में माल तो हमारे ऋणी है और उनका रुपया भविष्य में प्राप्त होगा, मैंने बाद में प्राप्त होगा। आज हमसे ले लिया पैसा, मैंने माल ले गया लेकिन बाद में पैसा होगा तो हमारा ऋणी है, मैंने व्यापार का ऋणी है। तो उधार माल बेचते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि माल ऐसे व्यक्तियों को ना बेचे जिससे रुपया प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो। समझे? मतलब कोई ऐसा डिफॉल्टर आदमी से ना बेचे माल। तो फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ देनदारों से रुपया वसूल नहीं हो पाता, तो जो रुपया हमारे व्यापार में नहीं आ पाता है, जैसे कोई किसी को दे दिए, कोई माल भेज दिए लेकिन वो पैसा नहीं हम उससे ले पा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बैड डेब्ट्स। काफी यूज होता है हमारे यहाँ, हमारे आपके जो कीपिंग का जो बनाएंगे बैलेंस शीट उसमें बहुत यूज है बैड डेब्ट्स। और ये इसको जब भी आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स बनाएंगे तो इसको हमेशा डेबिट साइड में रखेंगे, ये भी ध्यान रखना है। इसको ऑलवेज डेबिट साइड में रखा जाता है इसको, क्योंकि बैड डेब्ट है, ये मेरा बैड डेब्ट है, ये कभी हमको मिलने वाला नहीं है। ठीक है? अगला है बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट, दे बिल वही, व्यापारी जिन विपत्रों को स्वीकार करता है उसे दे बिल कहते हैं। माने जो भी इनवॉइस हुआ, जो भी हम लोग स्वीकार किए उसको हम लोग दे विपत्र कहते हैं, माने हमको उसको देना है। माने मान लीजिए हम कोई सामान खरीदे किसी दुकान से, अभी आप पूछ रहे हो ना विपत्र क्या होता है, वही हुआ। कोई सामान हम लोग खरीदे, कोई सामान किसी दुकान से खरीदे और व्यापारी के पास कोई सामान आया, कोई माल मंगाया हो, तो उस माल को भुगतान करना, अभी तो उसके पास माल आ गया लेकिन उसको भविष्य में उसको भुगतान करना है, क्योंकि लोग कोई भी व्यापार करता है क्रेडिट पे करता है, तो यह विपत्र भुगतान में दिया जाता है। इनका लेखा जिस महीने में किया था उसे दे बिल वही कहते हैं। मैंने कहने का मतलब कोई व्यापारी अपना कोई सामान मंगवाया कहीं से, सामान तो उसका आ गया लेकिन पैसा बाद में जाता है, तो उसका जो इनवॉइस, जो सामान का जो इनवॉइस आते रहता है उसको हम लोग विपत्र करते हैं हिंदी से, उसको रखते जाता है और एक उसके लिए एक वही बनाता है कि भाई ये सामान मंगवाया है वहां से, अमुक सामान मंगवाया है और इसको एक उसका एक लेखा करेंगे, एक जगह एक वही बना लेंगे, उसमें इसमें सारा उस सामान का लेखा करेंगे कि हमको बाद में इसको हमको देना है, तो उसी को कहते हैं, उसे दे बिल कहते हैं। और प्रतिज्ञा पत्र की राशि का भुगतान करना होता है, वो भी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे अगला है, ऊपर कैसे गया सर एक सेकंड, हेलो, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष अगला है। बैंक, सर एक सेकंड, हाँ हाँ बोलिए। ये जो विपत्र जो बोल रहे हैं ना सर, क्लियर नहीं हो रहा है। इनवॉइस इज अदर थिंग एंड विपत्र इज अदर थिंग सर। क्या आपको क्या लग रहा है, बताइए विपत्र का क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? मेरे कहने का सर मतलब इसका मीनिंग हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या। इनवॉइस हम समझ रहे हैं लेकिन यहाँ पर विपत्र का मतलब इनवॉइस नहीं है सर। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कहने का मतलब कोई भी बिजनेस करता है तो वो अपना सामान मंगवाता है कहीं से, ठीक है ना, सामान मंगवाता है, उसका माल आ गया तो डायरेक्ट कैश में पैसा नहीं देता है, जैसे कि हम लोग छोटा मोटा जो सामान खरीदते हैं तो अभी सामान खरीदते और पैसा दे दिए, ठीक है, लेकिन जो व्यापारी का माल आता है, समझ रहे हैं बात, व्यापारी का जो जी माल जी आता है वो माल आ गया तो उसके लिए कोई इनवॉइस निकालेगा ना, उसको एक विपत्र दे, कोई एक कागज लिख के देगा ना कि इतना 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 ही सामान आपके आ गया है। उसका पेमेंट करने के लिए क्या करेगा, उसको अपना व्यापारी भेज देगा, उसको विपत्र बोलते हैं। अंग्रेजी वर्ड हमको याद नहीं पड़ रहा, बता देंगे, अंग्रेजी वाउचर होगा उसका, अंग्रेजी में वाउचर होगा, एक वाउचर बनाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि कुछ सामान आया, हेलो, क्या आप हेलो। ये कहना चाह यस रहे सर। हैं? आप बताइए।
अब बोले अब नहीं, बोले ठीक आगे है सर, बोले कि आगे इसमें चलिए क्लियर सर। कर। आप बताइए आगे चलिए सर, आगे चलिए। आगे चले। ठीक है, नहीं ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन समय बहुत कम है ना, तो हम चाह रहे थे कि सारा जो शॉर्ट नोट्स है उसको लिखवा दे केवल एक बार, कौन कौन आएगा उसके बाद उसको डिस्कस। आप लोग सारा बुक में है, ऐसा नहीं है कि हम अलग से आपको बता रहे हैं, कुछ अलग से नहीं बता रहे हैं, हम बुक ही से बता रहे हैं जो आपके पास भी होगा वो। ठीक है ना। ओके तो सर, बहुत अगला है अच्छा सर, बैंक बहुत अच्छा। ओवरड्राफ्ट। आगे है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष। पहले आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतना पढ़ लीजिएगा तो 20 नंबर्स आपको शॉर्ट नोट्स में आना ही आना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अधिविकर्ष हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट तो डिस्कस बाद में करेंगे, बहुत टाइम लग जा रहा है इसमें, टाइम हो गया, 30 हो गया। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस अंश, ठीक है। अगला है बैलेंस शीट, इसको आर्थिक चिट्ठा, इसके बारे में भी नोट्स शॉर्ट नोट्स आता है। उसके बाद है क्रॉस चेक, चेक का रेखांकन, क्रॉस चेक जो नॉर्मल लोग यूज करते हैं, चेक देते हैं ऑलवेज हम लोग, तो क्रॉस चेक इसके बारे में शॉर्ट नोट्स आता है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको लाभ हानि खाता कहते हैं हिंदी में। उसके बाद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आगम व्यय। ठीक है, हेलो, कुछ कुछ बोलिए आप लोग। जी सर। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए भाई, हम लोग डिस्कस ही करने के लिए आए हैं, आपका क्लियर कंसेप्ट क्लियर। कोई हम लोग जानकार नहीं है वैसा कि कोई टीचर नहीं है, हम लोग भी आप ही की तरह अप्रेंटिस 2 क्वालिफाई करके आए हैं। तो दोनों आदमी एक दूसरे से अगर कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहेंगे, तभी क्लियर होगा। जैसे वो बताए ना कि हमको समझ में नहीं आ रहा है पेपर, तो हम बताए, तो उसी तरह आप लोग कुछ बोलिए। हाँ ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर नहीं हो तो बोलिए, हम आपको क्लियर। हाँ बोलिए बोलिए, प्रीफरेंस शेयर का मतलब क्या हुआ? बताते हैं। प्रीफरेंस पहले करवा देते, उसके बाद में बताएंगे, पीछे चला गया, ऊपर चला गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिवेंचर, इसको ऋण पत्र कहते हैं, व्यक्तिगत अकाउंट, इसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में ये 2 पार्ट होते हैं, उसमें जो खाता होता है उसका परिग्रह दोहरी रेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन का लेखांकन करने के लिए कुछ निश्चित नियम है जो खातों के वर्गीकरण पर आधारित है। तो खातों का वर्गीकरण 2 तरह से किया गया है, पर्सनल अकाउंट माने व्यक्तिगत खाता, और दूसरा है अव्यक्तिगत खाता। तो इसमें व्यक्तिगत खाते के बारे में क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है वास्तविक खाते, रियल अकाउंट। उसके बाद अवास्तविक खाते, नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद लिखिए तलपट, ट्रायल बैलेंस। इस पर भी शॉर्ट नोट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर शॉर्ट नोट भी आता है, इस पर लॉन्ग भी क्वेश्चन आता है। तलपट तो लिखे हैं सर ऊपर, लिखे है ना, लेकिन इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस पे ऑलवेज लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कभी अंतर में आता है। मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ट्रायल बैलेंस पढ़ना, समझ रहे हैं ना। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा, अगर बोलिएगा तो इसका कुछ हम बताएं। ट्रायल बैलेंस के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। सभी बैंक ओवरड्राफ्ट बता दीजिए। ठीक ठीक है, ट्रायल बैलेंस लिख लिए। उसका लिखिए दोहरी लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। इस पे शॉर्ट नोट्स आता है, इस पे डिस्टिंग्विश में भी आता है। जैसे आज पूछ देगा आपको ये दोहरे लेखा प्रणाली और तलपट में क्या अंतर है, समझ गए। तो इसमें डिस्टिंग्विश भी आता है,
इसमें शॉर्ट नोट्स भी आता है और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। ये दोनों पे ज्यादा ध्यान देना है, इसको क्लियर कर लेना है, एकदम किसी भी हाल में याद कर लेना है। नहीं समझ में आता याद कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ सर से समथिंग अबाउट डबल एंट्री सिस्टम सर। अच्छा अच्छा ठीक है। और बैंक ओवरड्राफ्ट भी बता दीजिएगा सर। डबल एंट्री सिस्टम पहले बता देते हैं, ठीक है। Yes, sir. मेरा कल भी क्लास है। दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन कम से कम 2 खातों को विपरीत दिशा में प्रभावित करता है। एक खाता पाने वाले का होता है और दूसरा खाता देने वाले का होता है। समझ गए? यस सर। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी लेन देन कीजिएगा तो 2 खातों को विपरीत दिशा में प्रभावित करके, विपरीत दिशा का मतलब डेबिट एंड क्रेडिट, क्रेडिट एंड डेबिट। समझ गए बात? दोनों, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। तो पाने वाले व्यक्ति या खाता को डेबिट किया जाता है और देने वाले को समान राशि को क्रेडिट किया जाता है। मतलब जो पाएगा उसके खाता को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, और जो देगा उसको क्या करेंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इसको लेखांकन का एक श्रेष्ठ और वैज्ञानिक विधि भी माना जाता है, जो आज के डेट में हम लोग के यहाँ चलता है। तो इसका हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। आप बताइए। हेलो, आवाज नहीं क्लियर है? ठीक है, हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए राकेश से हमने 500 रुपये प्राप्त किए। राकेश से हमने 500 रुपये प्राप्त किए। तो इसका हम लोग कैसे एंट्री करेंगे? डबल एंट्री प्रणाली पे, डबल एंट्री सिस्टम में कैसे एंट्री करेंगे इसको हम लोग? तो यहाँ इन लेन देनों को में क्या हुआ, इस जो लेन देन हुआ उसमें 2 खाता प्रभावित हुआ। कौन सा? हमको भी मिला और राकेश भी, 2 आदमी। पहला खाता कौन है? तो पहला हमको क्या मिला? हमको कैश मिला, कैश खाता, मतलब रोकड़ खाता प्रभावित हुआ। और दूसरा कौन सा प्रभावित हुआ? राकेश का खाता। ठीक है, राकेश का खाता। क्योंकि यहाँ देने वाला कौन है? राकेश है। और तो हम जो देने वाला अपना उसके ऊपर क्या बताए, क्या किया जाता है? उसको देने वाला को क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। और क्योंकि मेरे पास क्या आया? कैश आया। तो कैश माने रोकड़, तो क्या करेंगे? कैश खाते को मैंने कैश माने कैश अकाउंट, रोकड़ खाते मैंने कैश अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो यही हुआ आपका डबल एंट्री सिस्टम। इसी को कहा था डबल एंट्री सिस्टम। मोटा मोटी एक छोटा सा उदाहरण आपको बताया। ठीक है, जैसे इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? उसमें डेबिट में क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 5000 रुपया, एंड 2 राकेश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट 500 रुपया। जो भी 5000 रुपया इधर डेबिट था सेम। ठीक है, अब इसके बारे में कोई थ्योरेटिकल बता नहीं, तो हुआ आपका प्रैक्टिकल। इसको थ्योरी में कैसे लिखेंगे हम लोग? थ्योरी में लिखने के लिए आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? इतना तो हम लोग लिख देंगे पहला काम। अगर इतना उदाहरण भी दे दीजिएगा तो काफी अच्छा मार्क्स हो सकता है। एक अगर आप उदाहरण दे दें कि ऐसा उदाहरण है कि क्या होता है डबल एंट्री में, इससे एग्जामिनर को लगेगा कि आपने क्लियर कर लिया, जानते हैं उसके बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बढ़ाना, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इतना शॉर्ट नोट में लिखेगा तो 100 में 5 में 4 नंबर आएगा। और अब आपको बढ़ाना है इसको लिखना क्या है? दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन का लेखांकन करने के लिए कुछ निश्चित नियम है जो खातों के वर्गीकरण के आधारित है। तो खातों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया वो बताते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में 2 तरह का वर्गीकरण किया गया है। व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, और दूसरा होता है अव्यक्तिगत खाता। ठीक है, तो व्यक्तिगत खाता सिंगल रहता है और अव्यक्तिगत खाता इम्पर्सनल अकाउंट जिसको बोलते हैं, उसको 2 पार्ट होते हैं। वास्तविक खाता जिसको रियल अकाउंट कहते हैं, और अवास्तविक खाता जिसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। इस सब पे शॉर्ट नोट्स आता है। व्यक्तिगत खाता पे आता है, रियल अकाउंट पे आता है, नॉमिनल अकाउंट पे आता है। इस पे आपको शॉर्ट नोट्स आ सकता है, इसको भी क्लियर कीजिएगा। उसके बाद है तो थोड़ा सा व्यक्तिगत खाते के बारे में आपको बता दें। वे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था के नाम से खोले जाते हैं व्यक्तिगत खाता कहलाता है। लेखांकन करते समय इनकी जगह, नाम की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट लिखा जाता है। जैसे हम लोग जब बैलेंस बनाएंगे, उसको लेखांकन करेंगे तो उनका नाम न लिखे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे या ड्राइंग अकाउंट लिखते हैं। और इन खातों का लेखा करते समय
पाने वाले को डेबिट, जो हम लोग का डबल एंट्री का मेन नियम है, और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। समझ के बाद किसी भी डबल एंट्री में क्लियर है कि पाने वाले को डेबिट और जो दे रहा है उसको क्रेडिट किया जाता है। अब इसका उदाहरण समझ लीजिए। यदि अभी अगर बंद हो जाता है तो फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब इसका उदाहरण एक बता देते हैं आपको। जैसे राकेश ने 4,000 रुपया से बिजनेस शुरू किया। राकेश ने 4,000 रुपया से बिजनेस शुरू किया, तो इसकी प्रविष्टि हम लोग कैसे करेंगे? एक उदाहरण इसको लिख देना है उसमें। कैसे करेंगे? तो 4,000 रुपया से बिजनेस शुरू किया, मतलब 4,000 रुपया क्या बिजनेस में कैश आया। क्या आया? कैश आया। तो इसको क्या करेंगे? आया मेरे पास, हम लोग को मिला, पूंजी आया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट किसको करेंगे हम लोग? बताइए, डेबिट क्या लिख के करेंगे? डेबिट कैपिटल क्या लिखेंगे डेबिट में? पूंजी खाते के नाम। क्या? कैपिटल नहीं, कैश आया ना बॉस, पूंजी तो आया लेकिन क्रेडिट करेंगे सर। कैश। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 4,000 रुपया से। ठीक है। और टू कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल अकाउंट से आया पैसा ना, किसी आदमी से 5,000 आया, कैपिटल आया, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। 5,000 रुपया को हम लोग क्रेडिट कर। क्लियर नहीं हो रहा है क्या? हो गया सर, रोकर खाने का नाम। नहीं हो रहा है तो बताइएगा भाई, हम लोग भी उसी तरह है। अगर क्लियर हो नहीं कर पाएंगे तो और क्लियर करने का प्रयास करेंगे आप लोग को। ठीक है सर, बहुत अच्छा हो रहा है सर। ठीक है, तो समझ गए। तो दो व्यक्तिगत खाता तो क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं अव्यक्तिगत खाता में। अव्यक्तिगत खाता का क्या प्रकार बताया था? 2 प्रकार बताए थे आपको, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता, माने रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, क्लियर करके इसको खत्म करेंगे हम लोग। वास्तविक खाता मतलब रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब वह वस्तुएं जिनका मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है और जो व्यवसाय की संपत्तियां हैं, उनके खाते को वास्तविक खाता कहा जाता है। आपको इसे क्लियर नहीं होगा, इसके लिए हम आपको अगर एग्जाम्पल बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे रोकड़, कैश, फर्नीचर, किसी व्यापार में फर्नीचर लगा, बिल्डिंग, गुडविल भी है। गुडविल भी अगर कोई क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी आ जाएगा कि गुडविल कौन सा खाता है, तो गुडविल क्या है? रियल अकाउंट है। दिस इज रियल अकाउंट। गुडविल जो ख्याति जो होता है किसी व्यापार का। पेटेंट, पेटेंट, ईटीसी। ओके, ठीक है। अब लास्ट है, ठीक है, ओके। तो अब उसका एक आपको एक उदाहरण बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि फर्नीचर, नगद फर्नीचर खरीदे 2,000 रुपया का, 2,000 रुपया का नगद फर्नीचर खरीदा हमने, तो क्या करेंगे? उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे? डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट क्या करेंगे बताइए? नगद फर्नीचर 2,000 का खरीदा, उसको हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे? कैश जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ, तो फर्नीचर अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे 2,000 से, और कैश अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट कर देंगे। दिस इज रियल अकाउंट। और लास्ट होता है अवास्तविक खाता। व्यवसाय की आय और व्यय, जैसे वेतन, मजदूरी, किराया, छूट या अप्राप्त ऋण इत्यादि से संबंधित सभी खाते अवास्तविक खाते कहलाते हैं। इन खातों का लेखांकन करते समय व्यय और या हानि से संबंधित खातों को डेबिट एवं आय या लाभ से संबंधित खातों को क्रेडिट किया जाता है। मैंने कहने का मतलब कि जो हमारा हानि होने वाला है, जो हमारा व्यय होने वाला है, एक्सपेंडिचर होने वाला है, उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, और जो मेरा आय होगा, इनकम होगा या लाभ होने वाला है, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। जैसे वेतन के 3,000 रुपया दिए, तो वेतन में 3,000 किसी एम्प्लॉय को दिए, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे? सैलरी अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे 3,000 रुपया से। और कैश